दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको तीसरा यूनिट, जो कि आपकी जिसका यूनिट का नाम है खाद। दोस्तों जैसे मैं आपको रोज़ एक चैप्टर का जो कि फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र आपका जो सब्जेक्ट है उससे लेकर आता हूं, जिसमें आपका जो तीसरा चैप्टर है खाद उसको लेकर आया हूं, जो 12th के छात्रों के लिए, कृषि के जो छात्र हैं एग्रीकल्चर के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों यह चैप्टर 2 नंबर का आता है एग्जाम में, और इस चैप्टर से छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों खाद, इस चैप्टर का नाम क्या है? खाद। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करें। दोस्तों जैविक खाद किसे कहते हैं? क्वेश्चन जो है ऐसे बनता है कि जैविक खाद क्या होती है। तो दोस्तों जैविक मतलब जीवों से प्राप्त। जैविक का मतलब क्या होता है? जो भी खाद होती है वो किससे प्राप्त होती है? आपकी जीवों से। तो दोस्तों इसको समझिए अच्छी तरीके से। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, जैविक खाद कहलाती है। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ मतलब सड़े होना चाहिए, और गले सड़े गले जैसे आपके जो पदार्थ होते हैं जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अब ये हमको समझना है कि उर्वरा शक्ति होती क्या और कैसे बढ़ती है। दोस्तों क्या होता है, आपकी जो भूमि होती है, भूमि में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता होती है भूमि की, वहीं उसकी क्या कहलाती है? उर्वरा शक्ति कहलाती है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ती कैसे है? क्योंकि जो उसमें जैविक पदार्थ, सड़े गले जो भी पदार्थ है, आपके गोबर की खाद, कुछ भी आपके जो जैसे पौधे हैं, पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो जब आप भूमि में डालते हो कि उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपके पौधों को जब प्राप्त होते हैं, तो उसी को आप कह सकते हो कि जैविक खाद उसी को कहा जाता है, जो कि पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं। तो पौधों की बढ़वार में सहायक कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई पोषक तत्व किसको उपलब्ध कराती है? पौधों को। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण खाद क्या है? पूर्ण मतलब पूरी क्या होती है? दोस्तों समझिए, ऐसी खाद जो फसल की तत्व संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आपकी फसल के लिए सभी तत्व मतलब आप, मैंने जैसे बताया था, आपके इससे पहले वाला चैप्टर था पादप पोषण, उसमें के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसमें सभी पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है। पूर्ण खाद कहलाती है। पूर्ण खाद कौन सी कहलाती है? ऐसी खाद होना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए आवश्यक। इसके अंतर्गत दोस्तों सभी जैविक खादें, जैसे आपकी गोबर की खाद आती है, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि, ये खादें इसके अंतर्गत आती हैं। इनमें दोस्तों सभी आवश्यक पोषक जो फसलों को जरूरत पड़ती है वो सभी पाए जाते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हरी खाद किसे कहते हैं? तो चाहे दलहनी हो या दलहनी फसल को खेत में उगाना है, उगा कर को फूल, जब फूल आए उसी अवस्था में उसको खेत पर जोत देते हैं और सड़ करके वो खाद बन जाती है, उससे हरी खाद कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, दलहनी या दलहनी कोई सी भी फसल है, उसको खेत में आप लोगों को पहले उगाइए, और फूल जब आ जाए, फूल आने की अवस्था में आप कल्टीवेटर के द्वारा या आप जो भी हैरो के द्वारा उसको उसी खेत में जोत दीजिए। जोत देने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो आपका हरा पदार्थ नीचे दब जाता है और पानी बरसात के बाद वो सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो वो किसका काम करता है? खाद का काम करता है। किसका कार्य करता है? वो खाद का कार्य करता है, खाद का रूप। तो उसी को आप कह सकते हैं हरी खाद। हरी खाद जो होती है आपकी दलहनी या दलहनी दोनों तरह की फसलों से बनाया जाता है, ठीक है ना? इसी को आप क्या कहते हैं? हरी खाद। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको आने वाले एग्जाम में किसी में भी मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपका हरी खाद से जो भी क्वेश्चन आपको, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और पूर्ण खाद इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और जैविक खाद इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी। आगे बात कर लेते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। तो कंपोस्ट पौधों के अवशेष से मतलब है कि पदार्थों, खास घास है आपकी, घास फूस जिसे बोलते हैं, कचरा है, मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि को सड़ाकर जो खाद बनती है उसी को हम कहते हैं कंपोस्ट खाद। तो आपको समझ में आया क्या होती है कंपोस्ट खाद? दोस्तों जो अवशेष होते हैं, आपके पौधे होते हैं, सड़ गल जाते हैं, घास फूस होती है, कचरा होता है, मनुष्य का मलमूत्र होता है, ये सब पशुओं का गोबर होता है, ये सब चीज़ सड़ जाती हैं, और सड़ करके इनमें दोस्तों सभी आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, वो खाद बनती है। उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? आपकी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। और कंपोस्ट खाद जो होती है, ध्यान रखना, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको हमको समझना है।
पहली है आपकी फार्म कंपोस्ट। फार्म से मतलब है जिससे आपके पशु जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपका खेत है तो वहीं आपकी फार्म कंपोस्ट बनाई जाती है। बनाई कैसे जाती है? इसके अंतर्गत पशुओं के बचे चारे, आपका चारा जो है वो बच रहा है, जैसे पशुओं को चारा डालते हैं, चारा डालने के बाद कुछ चारा बचा रहता है, खरपतवार आपकी जो होते हैं, फसलों के पौधों आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी से फार्म कंपोस्ट बनाई जाती है। खेत पे आपका जो फार्म है वहाँ पर पशु रखते हैं तो पशु वहाँ पर रखते हैं तो उनके लिए जो चारा रखा जाता है, चारा आधा पशु खाते हैं आधा नहीं खाते, तो बचा रहता है, उसी को हम लोग एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, उसी के द्वारा जो आपकी फार्म कंपोस्ट बनाई जाती है। दूसरा है शहरी कंपोस्ट। तो ये क्या होता है? इसके अंतर्गत शहर, जैसे शहर है आपका, सड़कों की नालियाँ जो होती हैं, सड़क है नालियाँ हैं, वहाँ पर जो कचरा पड़ रहता है आपका, शहर का जो कचरा होता है, सब्जियाँ बची घर में आदि, उनको फेंक दिया जाता है, तो उनको सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है उसी को ही शहरी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो 5वां है, बर्मी कंपोस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे कहते हैं समझिए इसको। केंचुआ आपने देखा होगा, केंचुआ होता है बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये केंचुआ मिलता है अपन को। तो केंचुआ फसलों के अवशेष, कचरा, इन सब चीज़ों को खाता है, इसका ये भोजन है, जो अब खाने के बाद मल के रूप में क्या करता है, मिट्टी को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? जो मल के रूप में बाहर निकालता है, जो मिट्टी होती है उत्सर्जित करता है, वह मिट्टी ही, उस मिट्टी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, आपकी बर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। दोस्तों समझ में आएगा आपके क्वेश्चन। केंचुआ जो होता है फसलों का अवशेष, कचरा, जो भी चीज़ उसको मिलती है आपके, जो उसको खाकर, फसलों के अवशेष जो होते हैं उनको खा करके मल के रूप में जो मिट्टी का उत्सर्जन करता है, मिट्टी को उत्सर्जित करता है, वह मिट्टी ही आपकी क्या कहलाती है, बर्मी कंपोस्ट खाद कहलाती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट, केंचुआ, इसका दूसरा नाम केंचुआ खाद भी इसको कहा जाता है। केंचुआ खाद भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केंचुआ खाद किसे कहते, तो आप उसी तरह से उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं संगठन बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। बर्मी कंपोस्ट का महत्व क्या है एवं उसका संगठन बताइए। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमको समझना होता है कि जैसे हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली अभी कि बर्मी कंपोस्ट होता है क्या, जैसे आपने बताया कि केंचुआ की खाद जो होती है उसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब बर्मी कंपोस्ट, उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसमें क्या चीज़ पाई जाती है, इस चीज़ को हमको अच्छी तरीके से समझना होगा। समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए तो निम्न प्रकार है। पहला है, इसमें मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, केंचुआ की खाद, बर्मी कंपोस्ट खाद से क्या होती है, जो भूमि आपकी होती है, जो मिट्टी आपकी होती है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता का मतलब है उसमें पानी को झेलने की, पानी को अवशोषित करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, गोबर की खाद की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। आप जो गोबर की खाद भी आपके खेतों में यूज़ करते हो तो उसकी अकॉर्डिंग देखा जाए इसको, तो इसमें 8 से 10 गुना क्या होती है आपकी गुणवत्ता, मतलब इसके जो गुण होते हैं, चाहे आप जिसमें पोषक तत्वों की बात कर लो वो भी इसमें अधिक पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इसकी गुणवत्ता गोबर की खाद से 8 से 10 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके प्रयोग से भूमि के लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपकी भूमि में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है उनकी क्रियाशीलता बढ़ाना। और बर्मी कंपोस्ट का जैसे प्रयोग करते हैं तो जो जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, आपकी उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता जब बढ़ जाती है तो उससे बहुत अधिक लाभ होता है। इस क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इस नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके द्वारा शहरी कचरे के ढेर को उपयोगी खाद में बदला जा सकता है जिससे काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कचरे के ढेर लग रहे थे आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर अगर केंचुआ है तो केंचुआ उन अवशेषों को खा करके उसके बर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, साधारण खाद की तुलना में इसमें 5 गुना नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितने गुना? 5 गुना नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी साधारण जो खाद होती है उसके हिसाब से हम लोग देखें। तो ये दोस्तों इसका मैथ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। समझ में तो आपको पूरी तरह से आ रहा होगा। संगठन की बात करें, संगठन का मतलब होता है इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। कार्बन दोस्तों 9.5 से 17.68% इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 1 से 1.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो फास्फोरस जो होती है इसमें 0.5 से 1% आपकी फास्फोरस बर्मी कंपोस्ट खाद में पाई जाती है।
पोटास की बात करें दोस्तों तो पोटास जो होती है 1.2 से 2% इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। और भी दोस्तों इसमें जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम जो होता है, सल्फर होता है आपका, आयरन जो सूक्ष्म, वो भी इसमें बाहुल्य मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरी खाद। हरी खाद फसल की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन को समझिए आप पहले तो कि हरी खाद फसल की विशेषताएं बताइए। कहने का मतलब ये है कि आप हरी खाद की डेफिनेशन तो आपने पहले पढ़ ली है, अब ये है कि हरी खाद में जिस फसल का आप प्रयोग करते हो तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब जो फसल आप हरी खाद के लिए ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप ढैंचा ले रहे, सनई ले रहे हो, मूंग उड़द, आप जो भी आप फसल ले रहे हो उसके क्या गुण होना चाहिए, उसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। तो निम्न विशेषता, सबसे पहली बात तो ये है कि फसल शीघ्र बढ़ने वाली और शीघ्र उगने वाली होना चाहिए। बिल्कुल शीघ्र ऐसी होना चाहिए कि जैसे हम बोएं तो वो जल्दी उसका अंकुरण हो जाए। दूसरा ये कि अंकुरण होने के बाद उसकी बढ़वार भी हो जाना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जल्दी होगी इतनी जल्दी हम खाद हमारी तैयार होगी। इसलिए फसल की पहली विशेषता ये होना चाहिए कि वो जल्दी उगे और जल्दी उसकी बढ़वार हो। दूसरा यह दोस्तों कि भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हों। ऐसी होना चाहिए कि उसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाना। क्यों कि नीचे गहराई तक, जितनी गहराई तक जाएंगी उतनी उसमें ग्रंथियां बनेंगी, और ग्रंथियां जितनी बनेंगी, जितनी उसमें बैक्टीरिया होंगे, जितनी अधिक बैक्टीरिया होंगे उतनी अधिक वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो भूमि में एकत्रित करेंगे। दोस्तों तीसरा है फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। बिल्कुल ऐसी फसल को हमको हरी खाद के लिए लेना है कि वो पोषक तत्व कम से कम भूमि से अवशोषित करे और अच्छी से अच्छी बढ़वार करे, और उसमें पत्तियां भी दोस्तों अधिक होना चाहिए, क्योंकि हरी खाद के लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी फसल लेना जिसमें पत्तियां अधिक से अधिक हो। नेक्स्ट है दोस्तों फसल का बीज आसानी से मिलने वाला व सस्ता हो। जैसे आप ले रहे हो तो हरी खाद के ले रहे हो, ऐसा बीज होना चाहिए कि आपको शीघ्र ही आपके बाजार में यहाँ से शीघ्र मिल जाए, आसानी से मिल जाए और सस्ता भी मिले। ऐसा नहीं हो महंगा मिले, किसान ले ही नहीं, खरीद नहीं सके, तो आपको ऐसे खरीदना, ऐसा आपकी फसल की विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों फसल विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगने की क्षमता रखती है। बिल्कुल ऐसी फसल होना चाहिए दोस्तों जो किसी भी भूमि में, चाहे बंजर भूमि हो आपकी, कैसी भूमि, वहां पर भी इसको उगाया जा सके। तो ये थी दोस्तों इसकी विशेषताएं, आपको समझ में आई होंगे। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है, जो हरी खाद के लाभ लिखिए। मतलब हरी खाद का आप प्रयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, समझ लीजिए। हरी खाद के प्रयोग से भूमि में जीवांश खाद की प्राप्ति होती है। सही बात है, जीवों के जो अंश होते हैं उस खाद की हमको क्या होती है, प्राप्ति होती है आपकी भूमि के लिए। दूसरा है दोस्तों हरी खाद से भूमि को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल हरी खाद का जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो जैविक खाद होती है, इसलिए उसमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हरी खाद के प्रयोग से भूमि की संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। उसकी जो संरचना होती है वो अम्लीय और क्षारीय होने से भी बचती है, इसलिए उसकी संरचना में क्या होती है, सुधार होता है। उसका पीएच कितना हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 के लगभग हो जाता है। चौथा दोस्तों हरी खाद से खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल जब हरी खाद का प्रयोग करते हैं, अगर उसके साथ खरपतवार भी उगते हैं तो साथ में उनको ही जोत दिया जाता है खरपतवार, तो इससे खरपतवारों का भी क्या हो जाता है दोस्तों, नियंत्रण हो जाता है। पांचवा पॉइंट समझ लीजिए, जीवाणु की क्रियाशीलता। आपकी जो भूमि होती है उसमें जीवाणु की क्रियाशीलता में भी क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं उनकी जो क्रियाशीलता है उसको सभी, क्योंकि जीवाणुओं को भी खाने के लिए सभी चीज़ मिल जाती है, तो वो भी अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, अपनी क्रिया काम करने अपने उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मृदा संशोधक एवं लीचिंग की परिभाषा दीजिए। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन जब आता है तो छोटा ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात के मैंने लाभ या महत्व इसलिए बताएं आगे, क्योंकि 2-2, 3-3 पूछे जा सकते हैं। मतलब ऐसे पूछे कि आप बताइए हरी खाद के 2 लाभ बताइए, तो फिर आपको पूरी तरह से उसको याद करना है, समझना है इस चीज़ को, ठीक है ना। समझ लीजिए इसको, मृदा संशोधक तो ऐसे पदार्थ जो मृदा में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, मृदा संशोधक कहलाते हैं। जैसे आपके चूना है, जिप्सम है, सीरा आदि, इन सब का चीज़। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, संशोधक का मतलब होता है सुधारक भी कह सकते हैं। दूसरी भाषा क्या कह सकते हैं, सुधारक। मान के चलिए आपकी भूमि खराब है तो उसको सुधारने के लिए जिस भी आप जिसे का यूज करेंगे तो वही आपका क्या है, सुधारक या संशोधक कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है मिट्टी में भौतिक, रासायनिक, जैविक तीनों क्रिया, ध्यान रखना, परिवर्तनों को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से।
सीधे तो नहीं, मतलब कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसको क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, मृदा संशोधक कहलाते हैं। जैसे आपने कहा आपकी मान के चलिए अम्लीय भूमि हो जाती है, तो अम्लीय भूमि सुधारने के लिए आपको पता है आप किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी क्षारीय भूमि हो जाती है, तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि संशोधक का मतलब होता क्या है। दोस्तों हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हर चीज़ का मतलब होता है, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल ये चीज़ है क्या, बस इतना सबको ध्यान रखना। लीचिंग तो बहुत सिंपल है। लीचिंग दोस्तों क्या होता है, बरसात में बारिश होती है, आप सब जानते हैं, सिंचाई भी करते हैं। अब बारिश में जब आप रबी के सीज़न में सिंचाई करते हैं बाकी वो जो फसलों की, तो क्या होता है दोस्तों, सिंचाई जैसे कि तो पानी आपके खेत में भरा, और पानी खेत बनने के बाद क्या होता है कि जो आपकी भूमि होती है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। जब वो पानी में घुल जाते हैं तो क्या होता है, घुल करके दोस्तों वो नीचे चले जाते हैं, नीचे एक परत के रूप में जम जाते हैं, वो ऊपर से पूरी तरह से चले, तो उसी क्रिया को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग आपको समझ में आया, कुछ नहीं है, ध्यान रखना, वर्षा के पानी में या सिंचाई के द्वारा जो आपके भूमि में पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुल करके नीचे तह में, निचली तह में चले जाते हैं, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, आपका लीचिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, वह प्रक्रिया जिसमें अधिक वर्षा या अधिक सिंचाई से पोषक तत्व पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं उसी को लीचिंग कहते हैं, लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, हरी खाद में प्रयुक्त फसलों के नाम बताइए। बिल्कुल 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ध्यान रखना है इसके बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे खरीफ की फसल में आपका सनई को ले सकते हो, ढैंचा, मूंग, उड़द, ज्वार आदि इन फसलों को आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ली जाती है दलहनी फसलें, वैसे तो अदलहनी भी ले सकते हैं, लेकिन दलहनी एक्चुअली ली जाती है। क्यों ली जाती है, मैंने आपको बताया कि दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, और वो जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन का नीचे स्थिरीकरण करता है, इसलिए ठीक है ना, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। रबी की जो फसल है उसमें आपकी जैसे मटर ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, चना, इन आदि फसलों को आप ले सकते हैं हरी खाद के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा, आज का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, एक आध क्वेश्चन बचा होगा, मुझे नहीं लगता कि बचा होगा। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से 101% मैं आपको कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आपको क्वेश्चनों को समझना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।